तो चलिए आज हमारा टॉपिक है टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इस तरफ है, लेफ्ट टू राइट ऑन द बोर्ड, ऑन योर पेज इट वुड बी लेफ्ट टू राइट। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर सेम एट एवरी पॉइंट। हर जगह पर कहीं पर भी इस पूरे रीजन में जो डायरेक्शन है एंड द मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम है, इसलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इज इक्वल टू F अपॉन Q। ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q। दिस implies that force would be QE. This Q will go here and this is the dipole। ये एक डाइपोल रखा है यहाँ। This is minus Q charge, this is plus Q charge। Minus Q charge will receive a force of attraction in this direction F1। force on plus Q is vector F1 इस तरफ है, and force on minus Q it will receive a force of repulsion from this uniform electric field। F1 एंड F2 मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे लेकिन डायरेक्शन में दोनों जस्ट अपोजिट है। क्यों है अपोजिट? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। एंड डाइपोल कैसा होता है? डाइपोल कुछ इस तरह से होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्ज होते हैं जो मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, मैग्नीट्यूड में सेम बट नेचर में अपोजिट, डिसिमिलर। इनके बीच में ये गैप है, सपोज दिस गैप इज 2L। इस सिस्टम को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई मीन्स टू सिमिलर चार्जेस बट अपोजिट इन नेचर, वन इज पॉजिटिव सेकेंड इज नेगेटिव। तो अब इसमें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, सिंबल इज P, वेक्टर P। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P। मैग्नीट्यूड में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है वो दोनों चार्जेस में से किसी भी एक चार्ज का आपको मैग्नीट्यूड लेना है, उसे मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों चार्ज के बीच में जितना भी गैप है, 2L गैप है तो 2L से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये P इज इक्वल टू 2QL। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P, स्मॉल p इज द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन कितना होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इस वेक्टर P का डायरेक्शन होता है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के पास क्योंकि डायरेक्शन है इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट क्रिएटेड बाय दिस डाइपोल। इनके बीच में गैप कितना है? दोनों चार्ज के बीच में 2L गैप है, गैप इज 2L। ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाते हुए इस समय रखा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। बहुत सारी हैं, कितने भी दिखा सकते हैं, सब पैरेलल एक दूसरे के।
यहाँ से ये थीटा डिग्री के एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड से P, वेक्टर P यानी कि वेक्टर P यानी कि एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर E इज थीटा, ये थीटा है। अच्छा, अब देखिए ये जो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स जो अप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है। क्यों अप्लाई कर रहा है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। जिस भी रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव निगेटिव इस तरह से बिहेव करेगा, पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव पोलैरिटी रिपेल करेगी या निगेटिव अट्रैक्ट करेगी। मींस इस प्लस क्यू चार्ज को एक फोर्स लेफ्ट टू राइट एप्लीकेबल होता हुआ मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उतना ही फोर्स माइनस क्यू को अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड सेम और चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम है, नेचर में अपोजिट है। अगर नेचर में अपोजिट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पॉजिटिव पोलैरिटी होगी इधर, निगेटिव इधर है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये पॉजिटिव इस निगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, ये निगेटिव इस तरफ रिपेल करेगा। एक फोर्स इधर क्रिएट होगा, एक फोर्स इधर क्रिएट होगा। सेम अमाउंट ऑफ फोर्स दोनों प्लस क्यू एंड माइनस क्यू पर एप्लीकेबल होंगे। जब ये एप्लीकेबल हो जाएंगे, एप्लीकेबल होने के बाद ये फोर्स कब तक एप्लीकेबल होते हैं? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को फोर्स करके अपनी डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है, यानी इस पी को घुमा के ऐसे लाने की कोशिश करता है। वी आर यूजिंग वर्ड घुमा के, मीन्स देयर वुड बी अ रोटेशन। हमारा टॉपिक ही है टॉर्क। तो टॉर्क मीन्स एंगुलर मोशन, रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन सिर्फ तब स्टार्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में जब कपल की फॉर्म क्रिएट होती है, कपल क्रिएट होता है। कपल क्या चीज होती है? देखिए, कपल में तीन चीजें होती हैं। जब तक कपल क्रिएट नहीं होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, तब तक वहां पर एंगुलर मोशन, रोटेशनल मोशन स्टार्ट नहीं होगा, टॉर्क क्रिएट नहीं होगा। कपल कंडीशंस, कपल की क्या कंडीशंस हैं? दो पॉइंट आपके पास हैं, कोई भी दो पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं। दोनों पॉइंट पर जो फोर्स होता है, फोर्स should be equal in magnitude। की कंडीशन ये सेकंड, दोनों पॉइंट पर सेम फोर्स लगना चाहिए। फोर्स शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। फोर्स, जो फोर्स लग रहे हैं, जो मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, फोर्सेस शुड बी एग्जैक्टली ऑपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। यानी कि अगर इस पॉइंट पर फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है तो इसमें जस्ट अपोजिट इधर होना चाहिए, इसमें इधर अप्लाई हो रहा है तो इसमें इधर होना चाहिए, जस्ट अपोजिट। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ both the forces, line of action of both the forces should be different, अलग अलग होनी चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन मीन्स अगर ये दो पॉइंट हैं, इन दोनों फोर्स पर पॉइंट्स पर एक फोर्स एप्लीकेबल है, तो ये जो फोर्स अगर इधर अप्लाई हो रहा है 10 न्यूटन, और ये जो 10 न्यूटन इधर अप्लाई हो रहा है, ये लाइन में अप्लाई हो रहा है और ये इस लाइन में अप्लाई हो रहा है। दो अलग अलग लाइन है, दोनों लाइन अलग अलग होनी चाहिए। अगर दोनों फोर्स एक ही लाइन में अप्लाई हो गए, जैसे ये वाली कंडीशन में था, 20 न्यूटन इधर अप्लाई हुआ यहाँ पर और 20 न्यूटन इधर अप्लाई हुआ, तो इस फोर्स और इस फोर्स दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अगर आप ज्वाइन करेंगे तो एक ही मिलेगा, तो यहाँ पर कपल क्रिएट नहीं होगा। देयर वुड बी अ नेट फोर्स डेवलप 20 - 20 0,
घूमेगा नहीं, इधर उधर खिसकने की कोशिश करेगा। 20 - 20 तो 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 30 कर देंगे तो 30 - 20 10 न्यूटन का रिजल्टेंट क्रिएट होगा, इस तरफ चलने लगेगा। लीनियर मोशन स्टार्ट हो जाएगा, ट्रांसलेशनल मोशन स्टार्ट हो जाएगा। लीनियर ट्रांसलेशनल दोनों का मीनिंग एक ही है। तो ये कंडीशन है कपल की। ये कंडीशन हमें यहाँ पर चेक करनी है कि ये फुलफिल हो रही है या नहीं। जब ये फुलफिल हो जाएगी तभी ये डिसीजन होगा कि टॉर्क क्रिएट हो रहा है। और जब टॉर्क क्रिएट होगा, एक बार डिसाइड हो गया, देन वी विल कैलकुलेट हाउ मच टॉर्क इज क्रिएटेड। तो अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इस डायरेक्शन में रखा है थीटा डिग्री से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो कि यूनिफॉर्म है। वेक्टर F1 वेक्टर F2, होपिंग कि आपको समझ में आ गया होगा कि वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2 मैग्नीट्यूड में तो बराबर है। मान लीजिए फोर्स F है और उस F की वैल्यू हमने यहाँ बना के रखी हुई है। ये मैग्नीट्यूड में बराबर है, लेकिन डायरेक्शन में देखिए अपोजिट है। इस तरफ अप्लाई हो रहा है टुवर्ड्स राइट और ये टुवर्ड्स लेफ्ट है, जस्ट अपोजिट। तो अब देखिए आगे क्या करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सपोज आगे चलेंगे, हम देखेंगे सिंस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर experiencing same force in magnitude and opposite in direction। जब ऐसा होगा तो नेट फोर्स कितना क्रिएट हो जाएगा? नेट ट्रांसलेशनल फोर्स, लीनियर मोशन प्रोवाइड करने वाला फोर्स। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो क्या करेंगे? F इज इक्वल टू F1 माइनस F2, ये कर सकते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। इस केस में आपको F1 प्लस QE, ये रहा फोर्स, प्लस QE, और F2 के लिए डायरेक्शन के साथ माइनस QE इस डायरेक्शन में है। माइनस मीन्स इट इज शोइंग डायरेक्शन, उस केस में नेट फोर्स 0 बनेगा। नहीं तो आप सीधे यहाँ से मैग्नीट्यूड के फॉर्म में चल सकते हैं। जब मैग्नीट्यूड के फॉर्म में चलेंगे, बिकॉज बोथ द फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, तो उन दोनों का रिजल्टेंट ऑब्वियस सी बात है कि 0 हो जाएगा। यहाँ आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो QE है। QE एंड QE विल गेट कैंसल्ड एंड F की वैल्यू आपको मिलेगी 0। इस वाले केस में जो वेक्टर F आपने वेक्टर फॉर्म में दिखाया है, तो आप इसको लिखेंगे 0 वेक्टर, तब ऐसा लिखेंगे। जैसे चाहें आप वैसे लिख सकते हैं। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हमारा फोकस मैग्नीट्यूड पे रहेगा। फोर्स 0 हो गया। सिंस नेट फोर्स is 0, so there would be no translational motion। ट्रांसलेशनल या फिर लीनियर इसका नाम है, लीनियर मोशन पॉसिबल। ट्रांसलेशनल मोशन यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन क्योंकि तीसरी कंडीशन कपल की फुलफिल हो रही है, दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। थर्डली, दोनों फोर्स की अगर आप डायरेक्शन को देखेंगे तो डायरेक्शन आपको दिखाई देगी, ये देखिए डायरेक्शन तो अपोजिट है, लाइन ऑफ एक्शन। ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है और ये इस वाले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है। दो अलग अलग लाइन्स हैं। जब भी दो अलग अलग लाइन्स हैं तो कपल की फॉर्म क्रिएट होती है। इसको आपको मेंशन करना होगा। नेट फोर्स इज 0, सो देयर वुड बी नो ट्रांसलेशनल मोशन पॉसिबल, बट सिंस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ द फोर्सेस आर different, hence this is the condition
of couple, which means rotational motion takes place and torque क्रिएट होगा। अब जब ये टॉर्क क्रिएट होगा तक आप पहुंच गए तो सिंपली आपको इस टॉर्क को क्रिएट कर लेना है। कितना टॉर्क क्रिएट होगा, अब आपके लिए सारा मैथमेटिकल फंडामेंटल है, उसमें आप क्या करेंगे देखिए। टॉर्क इज इक्वल टू, सिंबल इज दिस वन, टाउ इज इक्वल टू फोर्स। कौन सा फोर्स? ये डाइपोल के ऊपर किसी भी चार्ज पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है F, और जिसकी वैल्यू है QE, F एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स की लाइन है, ये दूसरे फोर्स की लाइन है F1 F2। ये देखिए दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से लेकर पॉइंट्स के नाम रख देते हैं। सपोज दिस इज पॉइंट A, दिस इज B पॉइंट, दिस इज पॉइंट C। तो AB जो है AB, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमें चाहिए। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल में एज पर आवर कन्वीनियंस वी कैन टेक हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो। लेट्स सी। तो फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स, दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमने 11th में भी किया है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्योंकि टॉर्क क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, यानी कि टॉर्क जो है एंगुलर फोर्स है, मोमेंट ऑफ फोर्स है। और मोमेंट ऑफ फोर्स इस तरह आप कैलकुलेट करते हैं। फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे QE। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा? देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एंगल है, ये डिस्टेंस आपको चाहिए और हाइपोटेन्यूज आपके पास है। तो हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर ये साइन में आते हैं या कोसेक में आते हैं, तो हम साइन ले लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई हाइपो 90 के सामने यानी कि 12। तो परपेंडिकुलर लेंथ कितना हो जाएगा? 12 साइन थीटा हो जाएगा, 12 साइन थीटा। अब इसमें देखिए Q इंटू 12, या फिर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ 2QL, फिर E, फिर साइन थीटा। 2QL अभी आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे 2QL को P से, E एज इट इज, साइन थीटा एज इट इज। ये आपके पास आ गया टॉर्क। इतना टॉर्क क्रिएट होगा जब आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। ये मैग्नीट्यूड है। वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म नजर ही आ रहा है साइन थीटा है, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट आएगा? यस, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, क्रॉस प्रोडक्ट। ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अब देखिए ये तो था सारा टॉर्क। अब आगे की कहानी देखिए कि कब टॉर्क मैक्सिमम क्रिएट होगा, कब मिनिमम क्रिएट होगा, आगे क्या होगा। देखिए तो ये टॉर्क की वैल्यू आ गई, 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा, तो आप यहाँ ला के छोड़ देंगे। उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम आप देख सकते हैं। P, एक बार डाइपोल आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो P फिक्स हो जाएगा, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे वो भी फिक्स हो जाएगा। यानी P और E अगर फिक्स हो गए तो फिर थीटा पे डिपेंड करेगा। साइन थीटा की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो टॉर्क भी मैक्सिमम होगा, साइन थीटा की वैल्यू जब मिनिमम होगी तो टॉर्क भी मिनिमम हो जाएगा। यानी कि केस 1, इफ थीटा इज 0 और 180 डिग्री, साइन की मिनिमम वैल्यू है 0 और मिनिमम वैल्यू 0 साइन में होती है 0 डिग्री में, या फिर 2 पाई में, 3 पाई, 4 पाई, 1 पाई सब में।
जितने भी होल नंबर ऑफ पाई होंगे उन सब के लिए साइन की वैल्यू 0 होगी। अगर ये 0 होगी तो टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन 0 डिग्री और पी ई साइन 180 डिग्री। साइन 180 0, साइन 0 भी 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा और इस केस में भी 0 हो जाएगा, यानी टॉर्क मिनिमम होगा, सबसे कम टॉर्क होगा, यानी कि क्रिएट ही नहीं होगा। 0 है, क्रिएट ही नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो डाइपोल है, आपने अभी तो थीटा एंगल से रखा है, एक्यूट एंगल पे ई से, अगर आपने इसे इस तरह से रख दिया होता, ये इस डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, ई के साथ मैच करते हुए सेम डायरेक्शन या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, तब ये है आपका पैरेलल। अगर आपने पैरेलल रखा है या आपने इसको एंटी पैरेलल प्लेस किया है, तब भी कोई टॉर्क क्रिएट नहीं होगा, मिनिमम टॉर्क होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब ये इस कंडीशन में रहेगा, जो फोर्स होगा, दोनों फोर्स, जो अभी नेट फोर्स 0 हो गया था, वो नेट फोर्स 0 रहेगा, लेकिन क्योंकि दोनों फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, इस वाले फोर्स का डायरेक्शन भी इधर हो जाएगा और इसका इस तरफ हो जाएगा। ये पॉजिटिव क्यू, मैं इधर बना देता हूँ, आप सोच सकते हैं, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। प्लस क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रिपेल करेगा और इसको इधर करेगा, तो दोनों फोर्स इक्वल इन अपोजिट होंगे और उसके साथ साथ लाइन ऑफ एक्शन भी एक ही लाइन में आ जाएंगे। लाइन ऑफ एक्शन क्योंकि एक लाइन में होने से कपल की कंडीशन नहीं क्रिएट होगी, इसलिए कोई टॉर्क नहीं होगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। ओके, केस 2 का मैक्सिमम होगा। केस 2 में देखिए साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है +1 और +1 का मतलब है थीटा शुड बी 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री होगा, टॉर्क इज इक्वल टू होगा पी ई साइन 90, और इस केस में टॉर्क की वैल्यू कैसी हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी। और इस सिचुएशन में ये मोस्ट, जो डाइपोल होगा, मोस्ट अनस्टेबल होगा, मोस्ट अनस्टेबल, सबसे ज़्यादा टॉर्क फील करेगा। और ये वाली सिचुएशन में सबसे ज़्यादा क्या होगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा, घूमेगा ही नहीं, एक जगह बैठा रहेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा, यानी ये मोस्ट स्टेबल पोजीशन होगी ये वाली, और ये होगी मोस्ट अनस्टेबल। तो ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉर्क, कि जब आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितना टॉर्क क्रिएट होता भी है कि नहीं होता है, और उसके बाद वेक्टर फॉर्म कैसी है और अलग अलग कंडीशंस में क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। उसके बाद एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है, वो ये है कि जब ये डाइपोल घूमना शुरू करता है तो कब तक घूमता रहता है? तो आंसर, जब तक फोर्स एप्लीकेबल होंगे तब तक घूमेगा, जब तक कपल की कंडीशन फॉर्म होगी। जहाँ कपल की कंडीशन फॉर्म होनी बंद हो जाएगी या बिल्कुल बंद हो जाएगी तो वहाँ पे कोई भी टॉर्क नहीं होगा। अब देखिए, ये जैसे घूम के यहाँ पहुँचा तो रुकेगा नहीं, इस तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों चार्जेस के पास, पूरा डाइपोल एक सिस्टम है और हर एक सिस्टम के पास कुछ ना कुछ मास होता है। अगर इसके पास मास होगा तो इसके पास एक इनर्शिया ऑफ मोशन भी होगा। ड्यू टू दैट इनर्शिया ऑफ मोशन से ये यहाँ रुकेगा नहीं और फिर कहीं पर स्टेबल होगा और फिर वापस आ जाएगा। डिपेंड्स ऑन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। अगर ये ऑसिलेट करना शुरू करेगा, ऑसिलेट करना हम इस तरह भी समझ सकते हैं, 11th स्टैंडर्ड में हमारे पास फॉर्मूला था एंगुलर मोशन में, टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में आई अल्फा। तो यहाँ टॉर्क हमें मिला है पी साइन थीटा, और ये हमारा प्रीवियस फॉर्मूला है एंगुलर एक्सीलरेशन जिसमें है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे, पी साइन थीटा। यहाँ से हम इनर्शिया के टर्म्स में जाएंगे और अगर ये ऑसिलेशन कर रहा है तो हम इसको चेक करेंगे कि ऑसिलेटरी बॉडी SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है या नहीं कर रही है। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है तो फिर उसका टाइम पीरियड कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है, और वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो देखिए, यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अल्फा इज इक्वल टू PE डिवाइडेड बाई आई साइन थीटा। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, 1 डिग्री से लेके 5 डिग्री अगर है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इक्विवेलेंट टू थीटा। अल्फा इज इक्वल टू PE बाई आई इंटू थीटा।
ये इक्वेशन मिली, देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर एक्सीलरेशन है और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये सारे टर्म कांस्टेंट है, पी ई आई ये सब कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो हम इसको एक स्टैंडर्ड एसएचएम से कंपेयर करेंगे मैग्नीट्यूड में। नाउ वी कंपेयर दिस इक्वेशन बाय स्टैंडर्ड SHM इन मैग्नीट्यूड ओनली। A प्रोपोर्शनल टू -x होता था, अगर एंगुलर लेंगे तो एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, और ओमेगा के फॉर्म में जाएंगे तो ये हो जाता था माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। माइनस साइन ये शो करता था कि जो रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होता है वो किसी भी पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है उसको अपनी मीन पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा है। तो इन मैग्नीट्यूड्स ओनली में माइनस साइन छोड़ देंगे और अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा, इससे कंपेयर कर लेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पी ई डिवाइडेड बाई आई। ओमेगा कितना हो जाएगा, अंडर रूट पी ई डिवाइडेड बाई आई। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, पी ई डिवाइडेड बाई आई। इसको बस सिंप्लीफाई करते जाना है, आपको कुछ नहीं करना है। तो टी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, टी इधर चला जाएगा और ये टर्म ऊपर आ जाएगा 2 पाई आई बाई पी ई। देख सकते हैं आप, जितना भारी डाइपोल होगा पी की वैल्यू जितनी हैवी होगी, जितनी ज़्यादा हैवी होगी टाइम पीरियड उतना कम हो जाएगा, धीरे धीरे ऑसिलेट करेगा, और जितना ये हल्का होगा उतना फास्ट ऑसिलेट करेगा, टाइम पीरियड कम लगेगा। ई जितना ज़्यादा बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उतना ज़्यादा फोर्स एप्लीकेबल होगा, उतनी जल्दी जल्दी घूमेगा। जल्दी घूमेगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी फास्ट हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी भी लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी होगी 1/t एंड 1/t मीन्स 1/2 पाई अंडर रूट पी ई बाई आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन होगा अलग अलग कंडीशंस में कि कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये। तो जितना हैवी पी होगा उतना लेस टाइम होगा, फ्रीक्वेंसी फास्ट हो जाएगी, जल्दी जल्दी चलेगा। ई जितना हैवी होगा टाइम पीरियड कम हो जाएगा, इसमें भी फ्रीक्वेंसी फास्ट हो जाएगी। जस्ट जो रिजल्ट आपको टाइम पीरियड के लिए मिलेंगे उनके रिवर्स रिजल्ट आपको फ्रीक्वेंसी के लिए मिलेंगे, बिकॉज बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो ये था टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।